हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जो चैप्टर है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एनसीईआरटी का है। इसको हम वन शॉट में देखेंगे। पूरा चैप्टर को हमने वैसे तो अलग अलग पार्ट में वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 करके बता दिया है अच्छे से। आप अगर नहीं देखें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर वन शॉट में देखना है तो इस चैप्टर में क्या क्या है मेन चीज़, उसको हम यहाँ पर एक शॉट में देखेंगे ताकि चीज़ें आसानी से हो जाए, आपको रिवीजन भी हो जाए। जब भी रिवीजन करने का इच्छा करें तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ओवरऑल इस चैप्टर में ना पढ़ने को इतना ही चीज़ है दोस्तों, पढ़ने को इतना ही चीज़ है, लेकिन एग्जाम्पल्स इतना ज़्यादा है ना। जैसे यहाँ चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, इसी का बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के कारण ये चैप्टर बड़ा लगता है, नहीं तो इसमें टॉपिक जो है, कंटेंट जो है इतना ही है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, ये 4-5 प्रकार का रिएक्शंस है। इधर रेडॉक्स है, ऑक्सीडेशन है, कोरोजन है, रेंसिडिटी है, और रिडक्शन है। कंटेंट इतना ही है, लेकिन इन सब चीज़ों का अगर एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो कंटेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम वही करेंगे, वन शॉर्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर को देखेंगे ताकि चीज़ें आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। स्टार्ट करते दोस्तों, बने रहिए आप लास्ट तक। देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अभी फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इस सब की बातें नहीं करेंगे, सीधे चैप्टर पे आ रहे हैं। अगर उसको बेसिक से देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरा प्लेलिस्ट है केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस का, आप उसको देख सकते हैं शुरुआत से और चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी आप एक बार चैप्टर पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना चाहते तो बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, तो केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। जहाँ भी केमिकल चेंज होता है, जब कभी भी केमिकल चेंज कहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा होगा। अब जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी न किसी चीज़ से, उसको हम बताएंगे, दर्शाएंगे। ऑलराइट, तो रिप्रेजेंटेड बाय, केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ जो केमिकल रिएक्शंस हुआ है तो हमको पता कैसे चलेगा, हाउ वन कैन आइडेंटिफाई दैट देयर ए केमिकल रिएक्शंस हैपन। तो उसके लिए क्या है, तो टोटल 4 आपको कम से कम एटलीस्ट 4 आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रॉपर्टीज दिखेगा, क्वालिटी चेंज दिखेगा, उसके बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुआ है। सबसे पहले है चेंज इन स्टेट, कि जो सब्सटेंस पहले था बाद में कुछ और होगा, उसका स्टेट ही चेंज हो गया। चेंज इन स्टेट का अगर सिंपल सा एग्जांपल दे दोस्तों, तो देखिए जैसे हाइड्रोजन का हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब क्या है, दोनों गैसेस स्टेट में होता है। हाइड्रोजन गैस के स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है। दोनों का जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो बनता है पानी, वाटर। वाटर का स्टेट क्या है, तो लिक्विड है। देखिए यहाँ पर गैस जो चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो ये क्या है, स्टेट चेंज हो गया है। तो चेंज इन स्टेट का ये सबसे बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करने पर पानी लिक्विड बनाता है, जो कि चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है। अगर कुछ इस प्रकार से स्टेट चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केवल आप बच्चों मन में क्वेरी आएगा कि क्या स्टेट चेंज, पानी से तो वेपर भी बन रहा है, तो वहाँ भी तो स्टेट चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से नहीं। तो केवल स्टेट चेंज ही एक प्रॉपर्टी नहीं है कि उसी पे आप, उसी के बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन होगा तो कम से कम स्टेट चेंज एटलीस्ट होगा ही। ऑलराइट, उसी प्रकार से चेंज इन कलर है, चेंज इन टेम्परेचर है, एवोल्यूशन ऑफ गैस है, सबका हम एक एक एग्जाम्पल देते हैं। चेंज इन स्टेट का तो एग्जाम्पल दे दिए। अब देखिए चेंज इन कलर का देखते हैं। अगर कहीं चेंज कलर में चेंज होगा तो कैसे पता चलेगा। चेंज इन कलर, एनसीईआरटी भी एग्जांपल देती है, और आपका बुक जो है प्राची पब्लिकेशन का, वो भी, उसमें भी ढेर सारे एग्जांपल लिखा हुआ है। तो कलर चेंज का देखिए क्या है कि लेड नाइट्रेट, जब PbNO3, लेड नाइट्रेट जब पोटासियम आयोडाइड के साथ Ki के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या है, तो एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेड के हमारा कैटाइन है, नाइट्रेट क्या है, एनाइन है, पोटेशियम क्या है, कैटाइन है, और आयोडाइड का है तो एनाइन है। कैटाइन एनाइन के एक्सचेंज कर दीजिए, क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा, PbI2 प्लस KNO3। ये दोनों चीज़ कलरलेस होता है दोस्तों। यहाँ जो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये जो लेड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों क्या होता है, कलरलेस सब्सटेंस है, कलरलेस। ये दोनों कलरलेस सब्सटेंस है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ जो पोटेशियम आयोडाइड बनता है ये येलो कलर का PPT मतलब कोई सॉलिड नीचे अगर बैठ गया है उसको हम PPT कहते हैं, तो ये येलो कलर का हो रहा है। यहाँ देखिए कलरलेस सब्सटेंस आपस में जब रिएक्शन में प्रोसीड किया, पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना, उसका कलर कैसा हो गया, येलो हो गया। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो गया। अब चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल देखिए। ऐसा ही चेंज इन कलर का और भी एग्जाम्पल हो सकता है। उस एग्जाम्पल को बड़ा करेंगे तो फिर चैप्टर ही बड़ा हो जाएगा, तो फिर वन शॉट नहीं होगा वो, तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में कहीं चेंज हो रहा है तो कैसे पता चलेगा।
देखिए, जब कभी हम कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम क्विकलैम भी कहते हैं, इसको पानी के साथ रिएक्शन कराती हैं, चूना है हमारा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जो पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने कभी घर में भी अगर वाइट वॉशिंग हुआ होगा तो चूना को अगर चूना में जब हम पानी ऐड करते हैं तो देखिएगा इनॉर्मस अमाउंट में हीट निकलता है और साथ साथ हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है। वहाँ इसका मतलब हीट रिलीज हो रहा है, तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं चेंज होगा। इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर होता है, लेकिन जब हीट रिलीज होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह देते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर हम देख लिए। और इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक देख लेते हैं कि गैस जो इवॉल्व होगा उसको हम कैसे पता करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्लास 8 में यहाँ पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल में। तो देखिए मेटल क्या हमारा, मान लेते हैं जिंक है, एसिड क्या है, HCl है। जिंक को जब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ गैस रिलीज हो रहा है ना, गैस रिलीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस का हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। इसी प्रकार से मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का बाइकार्बोनेट हो, जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ बनता है सॉल्ट बनता है, प्लस CO2 गैस रिलीज होता है और प्लस पानी बनता है। ये भी अपने आप में इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल हो सकता है। कोई मेटल का कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए आप, सोडियम कार्बोनेट, एसिड HCl ले लेते हैं, सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है, प्लस CO2 गैस रिलीज होगा प्लस H2O पानी बनेगा यहाँ भी। तो ये भी अपने आप में क्या है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा है। तो ओवरऑल ये जो है हमारा केमिकल रिएक्शंस को कैसे मार्क करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे, तो मार्क करने का 4 तरीका है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबका एक एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जांपल की बात करती है और एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछती है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये केमिकल रिएक्शन हमको ऐसे पता चलेगा। अब है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। आपने मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक इक्वेशन वगैरह पढ़ा होगा, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू सिंबल्स एंड फॉर्मूला, जब किसी रिएक्शंस को सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में हम जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं उसके फिजिकल स्टेट के साथ साथ, उसी को हम क्या कर देते हैं, केमिकल इक्वेशन कर देते हैं। सिंपल, जैसे ये एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों गैसेस स्टेट में है, ठीक है, बनता है पानी लिक्विड। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है कि हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और पानी बन रहा है। तो किसी केमिकल रिएक्शन को जब उसके हम सिंबल और के साथ साथ हम फिजिकल स्टेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या कर देते हैं, केमिकल इक्वेशन कर देते हैं। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन थ्रू सिंबल्स एंड फॉर्मूला विद देयर फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। बेसिक चीज़ था ये तब। अब है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। तो केमिकल रिएक्शन मेनली तो एनसीईआरटी तो 4 प्रकार की बात करती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक तो इसी में इंक्लूड कर दिया, यहाँ पर अलग कर दिया है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के अंदर ही आ जाता है, फिर भी इसको अलग अलग देख लेंगे। कॉम्बिनेशन एज द साउंड, जैसे इसका साउंड है ना, कॉम्बिनेशन कोई चीज़ कंबाइन हो रहा होगा, ठीक है। तो 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके क्या बनेगा, यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, ऑब्वियसली कंबाइन करने का मतलब क्या, 2 या 2, शादी में 2 लोग मिलते हैं तब तो शादी होता है ना, अकेला कोई तो शादी कर नहीं सकता है, तो वो भी अपने आप एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे कार्बन, कोयला को कार्बन लिखते हैं, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ देखिए ना, कार्बन और ऑक्सीजन आके कंबाइन कर गया है, तो यहाँ पर CO2 बना है। ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स वगैरह हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन का। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, हम बैलेंस वगैरह पर भी ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या बनता है, H2O बनता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आके कंबाइन कर गया है। इसी प्रकार से जब मीथेन CH4 हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनता है CO2 गैस। मीथेन रिएक्शन मतलब क्या, उसको जला रहे हैं, कंबसन, CO2 प्लस 2H2O। बैलेंस अगर कर दे तो यहाँ भी ऑक्सीजन डबल कर दीजिए, तब जाके 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हमारा रेस्पिरेशन अपने आप एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रेस्पिरेशन क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। इसके साथ जब हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये हमारे को
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, साथ साथ पानी प्रोड्यूस होता है और एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में। तो ये भी अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर देंगे। फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन देखिए, डिकम्पोज होना मतलब टूटना। तो सिंगल सब्सटेंसेस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस। यहाँ पर क्या होगा, सिंगल सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर देंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में एनसीईआरटी जो है 3 बातें लिखती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है 3 तरीके से हो सकता है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन बाय हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन थ्रू हीट। इसमें एग्जांपल दिया है कि जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, हीट को हम यहाँ पर डेल्टा से दर्शाते हैं, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल दिया है कि आयरन सल्फेट को जब FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ये क्या थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा डिकम्पोजिशन का पहला ये था। दूसरा डिकम्पोजिशन का है डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। पहले थर्मल डिकम्पोजिशन में एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लेड नाइट्रेट का, क्योंकि इस बार लेड नाइट्रेट से क्वेश्चन दिया हुआ था बोर्ड में। इस बार क्वेश्चन पूछा था कि जब हम लेड नाइट्रेट को PbNO3 को, किसी भी मेटल नाइट्रेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं, उसको हम हीट करते हैं, तो वो मेटल का ऑक्साइड बन जाता है, लेड ऑक्साइड बन जाता है, प्लस NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, ये ब्राउन फ्यूम्स, मतलब भूरा कलर का धुआं, ब्राउन कलर का धुआं निकलता है यहाँ पर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड में CBSE 2024 में क्वेश्चन पूछा भी है, याद रखिएगा। CBSE 24 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। किसी भी मेटल नाइट्रेट को, यहाँ तो लेड नाइट्रेट हो गया है एग्जाम्पलर में, आप एक क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहा है, तो वहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, सॉरी कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस वहाँ भी रिलीज होगा। तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल मतलब हीट होता है, हीट के प्रेजेंस में किसी चीज़ को हम डिकम्पोज करते हैं तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। उसके बाद है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से इसको हम डिकम्पोज करते हैं। वहाँ क्या करते हैं, पानी को हम तोड़ते हैं, जो H2 हमारा लिक्विड होता है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, कैथोड रॉड एनोड रॉड बनाते हैं, बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं, तो ये टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं, तो ये डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हो गया है। तीसरा है फोटोलाइसिस, लाइट के प्रेजेंस में, फोटोलाइसिस, लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज़ को तोड़ना, उसको कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब तोड़ना। इसके अंदर एग्जाम्पल है आपका AgCl पे जब हम सनलाइट डालते हैं, सनलाइट को Hmu से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये Ag प्लस Cl2 के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। रिएक्शन को आसानी से बैलेंस किया जा सकता है, इधर 2 लिख देंगे, इधर 2 लिख देंगे, तो रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। उसी प्रकार से AgBr को जब हम Hmu मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोज कर देते, यहाँ भी Ag प्लस Br2 बनता है, इसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन का 3 रिएक्शन था, तीनों रिएक्शंस को हमने लिख दिया है। तो डिकम्पोजिशन यहाँ पर अपना एंड कर गया है। एग्जाम्पल दे दे के ही चैप्टर को बड़ा कर दिया, नहीं तो देखिएगा तो कंटेंट इतना ही है। अब है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बड़ा ही सिंपल है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने साल्ट सॉल्यूशन से उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसी प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल एग्जाम्पल है, जब लेड जो है, लेड अगर सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये बन जाता है लेड क्लोराइड, PbCl2 प्लस कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, क्यों, लेड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के। ये कैसे हमको पता चलेगा, तो इसका ट्रिक हम बार बार बताए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट्स में हम वीडियो बनाए हैं कि कना का मांगे आलू जानू लोहे पे बैठी है तांबा चांदी सोना। ये ट्रिक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं।
ऊपर वाला जो जितना ऊपर है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई भी ऊपर वाला अपने नीचे वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे यहाँ पर हम लेड और कॉपर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर देखिए लेड यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, ऑब्वियसली बात है लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, लेड ऊपर है तो लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो वही लेड क्या किया है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि लेड ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर भाग गया है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिए, जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं, जेडन को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक कहाँ पर है, जिंक देखिए यहाँ पर है और कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ऑब्वियसली बात है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद सल्फेट के साथ बॉन्ड बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये देखिए नेचर में भी ऐसा होता है, आप देखिएगा, जो थोड़ा बहुत अजीब लग सकता है बट दिस इज़ द ट्रुथ, कि आपस में किसी का अफेयर चल रहा होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको कोई और बेहतर मिल जाता है, लड़का लड़की में से किसी को भी, ऐसा नहीं कि किसी एक पे ब्लेम करना चाहिए, लड़का को कोई बेहतर मिल जाता है उससे जिसके साथ वो पहले से पार्टनर में रह रहा था, तो वो उसके साथ सेट हो जाता है, या लड़की को कोई और बेहतर मिल जाता है तो वो उसके साथ सेट हो जाती है, पिछले वाली को, जो अब उसके लिए काम का नहीं है, क्योंकि उसके लिए अब कोई और बेहतर मिल गया है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव मिल गया तो उसके साथ चला जाता है। तो ये नेचर में भी है, इसी को नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, या आप पढ़िएगा इवोल्यूशन में, ऐसा होता है नेचर में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसी प्रकार से तो कुछ यहाँ वो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। आयरन का जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देख लीजिए आयरन कहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, और ऑब्वियसली कॉपर के साथ जो सल्फेट है और आयरन जो अकेला है, आयरन क्या कहेगा कॉपर को, तू भाग, हम तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हम खुद सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो ये रिएक्शन हमारा प्रोसीड करेगा। ठीक, आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही रिएक्शन को अगर उल्टा कर दें कि हमारा कॉपर है और साथ ही साथ आयरन सल्फेट है, FeSO4 है, तो क्या ये रिएक्शन अब होगा? अब देखिए कॉपर अकेला है और सल्फेट जो है आयरन के साथ है, तो कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है, तो कॉपर जो है, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन तो है ही, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन तो खुद बॉन्ड बना ही हुआ है, तो आयरन को हटाने वाला यहाँ पर कॉपर में ताकत ही नहीं है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ज़्यादा सिंपल है और सिंपल है। रिएक्शंस इन विच एनायंस एंड कैटायंस और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज टू फॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड। वैसा रिएक्शंस जिसमें एनायंस और कैटायंस जो है अलग अलग मॉलिक्यूल का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, अदला बदली कर लेता है और एक नया कंपाउंड बना लेता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन थोड़ा गलत दिया है, सल्फेट नहीं, ये जो यहाँ सोडियम लिखा है ना, सोडियम सल्फेट, इसको ऊपर लिखना चाहिए था, इसको ऊपर लिखना चाहिए था, है क्या कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। एनसीईआरटी में दिया हुआ ये रिएक्शन, जब सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए सोडियम क्या है तो कैटायन है, सल्फेट क्या है एनायन है, बेरियम क्या है कैटायन है और क्लोरीन क्या है एनायन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 बनता है, तो इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल है। फिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो आसानी है कि रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो प्रोडक्ट के साथ साथ, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यहाँ जैसे देखिए, एक मिनट, ये एक चीज़ गलत दे दिया है, ये यहाँ सोडियम लिखा हुआ है ना, ये सोडियम, यहाँ पर सोडियम सल्फेट, यहाँ सोडियम सल्फेट नहीं होगा, हम आपको बता दिए, ये मिस्टेक हो गया, ऊपर वाला को नीचे लिख दिया है, ठीक है, ऊपर वाला को यहाँ पर नीचे लिख दिया है। ये सोडियम सल्फेट ऊपर होगा, ऑलराइट। खैर यहाँ देखते हैं हम लोग, कि अगर सोडियम सल्फेट को हटा दे तो कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा, इसको पहले मिटा देते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है, चूना होता है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में एनॉरस अमाउंट में हीट रिलीज होता है, ठीक है, तो ये क्या है, हीट रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एंडोथर्मिक क्या है, रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड एलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हीट ऑब्जॉर्ब्ड नहीं, हीट एब्जॉर्ब्ड हो, एब्जॉर्ब्ड मतलब हीट ले, इसको मतलब प्रोसीड होने के लिए हीट चाहिए। नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते तो आसानी से नहीं होता है, इसलिए क्या चाहिए, इसको हीट देना पड़ता है, तो बनता है 2NO, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, इसी को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हीट चाहिए इसको, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हीट चाहिए। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी दिया हुआ है, जो कि भले ही आपको स्कूल में एक एक्टिविटी में दिया हुआ है,
कोई कराए नहीं कराए, हम यहाँ पर करा देते हैं। बहुत कम ही टीचर है जो हो सकता है इसको कराएं। एक एनसीईआरटी में दिया कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को BaOH का होल ट्वाइस जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, एक्टिविटी में दिया हुआ है, यूजुअली लोग नहीं कराते हैं, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस पानी बनता है। और अंत में एक्टिविटी में ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि जब इस रिएक्शन को हम करा रहे हैं अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, आप टेस्ट ट्यूब को पकड़े हुए हैं, तो आपको आप जो हथेली है आपका कैसा फील कर रहा है, कोल्ड या हॉट फील कर रहा है, ठीक है, कोल्ड या हॉट फील कर रहा है, तो आप कोल्ड फील कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हमारे हाथ में जो टेम्परेचर, ऑब्वियसली तो हमारा बॉडी का एक टेम्परेचर है, तो पाम का जो टेम्परेचर ना, वो टेम्परेचर इस रिएक्शन को कराने के लिए चला जाता है। ये जो है रिएक्शंस, ये हमारे टेम्परेचर को ले लेता है। जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ था, हमको ठंडा फील होगा, तो ये अपने आप में क्या है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एक्टिविटी में दिया हुआ, कैरी और द फॉलोइंग एक्टिविटी में वहाँ पर देख सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में हम अच्छे से आपको बता दिए हैं और आगे आप चलते हैं। अब रिएक्शंस में कुछ और रिएक्शंस हैं, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या? वैसा रिएक्शन जहाँ पर रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन, उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया है तो मैग्नीशियम प्लस पानी बना है। इस रिएक्शन को आपको अच्छे से हम बताते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम प्लस H2O। यहाँ देखिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया है। लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिमूवल को ही क्या कहते हैं हम? रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड में से तो ऑक्सीजन भागा है, तब मैग्नीशियम बना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया है, तो इसको लिख सकते हैं हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या बना? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन कहेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑलराइट, तो ये ऑक्सीडेशन। याद रखिए जिसका रिडक्शन होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है। आर मतलब हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल है ये। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत सिंपल है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर बनता है MnCl2। आपको रिएक्शन नहीं ध्यान रखना है, आप बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको ध्यान रखिए, ये बनता है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, MnO2 यहाँ पर है, यहाँ पर MnCl2 है। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं तो भागा है, ठीक है, ऑक्सीजन भागा है, तो इसी को हम लिख सकते हैं MnO2 से MnCl2। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीजन का भागना रिडक्शन कहलाता है। किसका? MnO2 का रिडक्शन हुआ है, MnO2 का रिडक्शन। आज जिसका रिडक्शन होता है वो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। सिंपल। HCl देखिए यहाँ पर HCl है, यहाँ पर सिर्फ Cl2 है। यही HCl जो क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन भाग गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। और HCl क्या काम करेगा यहाँ पर? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। सिंपल है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इस प्रकार से समझा जा सकता है। एक और कंसेप्ट चलता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ना, वहां पर हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी ध्यान रखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। इस चीज को यहाँ पर समझिए। देखिए MnO2 मैग्नीज का अगर यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर कितना हो गया? -4। तो ऑक्सीजन मैग्नीज का कितना होगा? +4। मैग्नीज यहाँ पर +4। क्लोरीन देखिए, यहाँ जो क्लोरीन है, यहाँ जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है? -1, लेकिन 2 क्लोरीन है तो -2। तो मैग्नीज कितना हो गया? +2। +4 से +2 में जाना। आप बताइए +4 से +2 में गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है कि लॉस हुआ है? ऑब्वियसली बात है
+4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है। 4 से अगर 2 आ गया है, +4 से +2 की तरफ को गया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया है। तो रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का गेन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है? किसका? MnO2 का। MnO2 का रिडक्शन हुआ है, सिंपल। उसी प्रकार से HCl का देखिए, हीरा की तमन्ना है कि हम आपको HCl का दिखा रहे हैं। HCl देखिए, क्लोरीन यहाँ पर कितना है? -1 में है। क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। -1 से 0 की तरफ जाना आप जानते हैं। -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन था, 0 का मतलब क्या वो इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका? HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, और HCl यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। सिंपल है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का भी कंसेप्ट ध्यान रखिए, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट ध्यान ही रखिए। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 चीज़ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों चीज़ से हम कह सकते हैं कि अगर तीनों चीज़ हो रहा है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा, या हाइड्रोजन निकल रहा होगा, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। रिडक्शन देखिए, या तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, या ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। इन तीनों केस हम क्या कहेंगे कि रिडक्शन हुआ है, सिंपल। कोरोजन देखते हैं आप। कोरोजन का मतलब प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड। जो भी हमारा मेटल होता है ना, उसका क्या होता है, धीरे धीरे वो कुछ और अपना चीज़ें प्रॉपर्टी लॉस्ट करने लगता है, कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड बनाने लगता है। जब एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। कोरोजन का भी कई सारा रूप है, दिखाते हैं। कोरोजन में सबसे पहले जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन से। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में पहले तो रिएक्टेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या बनता है? तो आयरन जो हमारा सॉलिड है, ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ NH2O, मतलब पानी का मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, इसके साथ रिएक्शन करके बनता है Fe2O3.NH2O। इसको ध्यान रखिए, क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, कि पानी लग गया है तो पानी के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं हाइड्रेटेड, तो इसलिए यही हमारा रस्ट होता है। Fe2O3.NH2, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रस्ट। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि रस्ट क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है कि हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड होता है? तो आयरन जो है यहाँ पर फेरिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखिए ना, ऑक्सीजन पे चार्ज, ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो टोटल चार्ज कितना? -6। तो -6 यहाँ पर है, जिसपे कितना होना चाहिए? +6। दो आयरन पे +6, तो एक आयरन पे कितना? +3। यहाँ पर 3 है ना, आप +3 वाले को क्या कहते हैं? आयरन अगर +3 में हो तो इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आयरन 3 में हो तो उसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में ये ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, ये रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो आयरन जब ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शन करता है तो Fe2O3.NH2O बनाता है, इसी को हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। यही हमारा रस्ट होता है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। फिर कॉपर में देखिए, टार्निशिंग इन कॉपर। कॉपर के अंदर क्या होता है? उसका टार्निशिंग हो जाता है, उसको मतलब वही कोरोजन ही है, कोरोजन का नाम अलग है। कॉपर में क्या होता है? कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ, CO2 के साथ और पानी के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कॉपर कार्बोनेट, CuCO3.CuOH, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये ग्रीन कलर का होता है। रस्ट तो आप जानते हैं रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसी को कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। ऑल राइट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसको बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर में जब भी जंग लगता है या कोरोजन होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, कॉपर कार्बोनेट। बेसिक शब्द कहाँ से लाया गया है? ये कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक शब्द यहीं से लिया गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड से। और कार्बोनेट यहाँ पर है तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसको बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है। सिमिलरली सिल्वर में देखिए Ag, सिल्वर क्या करता है? H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन बना लेते करके क्या बनाता है? Ag2S बना लेता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस तो इधर है ही। ये क्या होता है? ये हमारा ब्लैक कलर का होता है। तो सिल्वर में देखिएगा, मदर जो हमारी जो भी एंकलेट पहनती है, पायल वगैरह पहनती है, या सिल्वर का भी ब्रेसलेट वगैरह सब पहने होंगे, कुछ दिनों के बाद देखिएगा उसमें थोड़ा थोड़ा धुंधला व्हाइट ब्लैक कलर का एक प्रकार से गंदा लग जाता है। वो क्या होता है? वही हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है सिल्वर, और वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो सिल्वर में Ag2S से ब्लैक कलर हो जाता है उसमें, ठीक, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये हमारा कोरोजन से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोरोजन में भी 3 था, जिस प्रकार से डिकम्पोजिशन में 3 था, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिक करंट जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, और डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट जिसको फोटोलाइसिस कहते हैं। उसी प्रकार से कोरोजन में 3 था, रस्टिंग ऑफ आयरन था, टार्निशिंग था और सिल्वर सल्फाइड का बनना था। रेंसिडिटी देखिए, रेंसिडिटी मतलब चीज़ों का खराब हो जाना। व्हेन कुक्ड फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, जब हमारा कुक्ड फूड आइटम जिसमें ऑयल और फैट होता है उसको एक्सपोज कर देते हैं या अनप्रोटेक्टेड सही से उसको नहीं रखते हैं, दे डेवलप एन अनप्लीजेंट स्मेल इन टेस्ट। मदर जब खाना बनाती है गर्मी का समय, आप देखिएगा सुबह में अगर दाल बनता है तो शाम तक वो खट्टा हो जाता है, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। क्योंकि दाल में क्या है, एक तो प्रोटीन है, ऑयल है, फैट है, ये सब चीज़ें उसके अंदर है, ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तो वो रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, वो चीज़ें खराब हो जाती है, उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तला भुना चीज़ अगर कुछ सुबह में बनाती है शाम तक देखिए वो खराब हो जाता है, उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, कुछ ऐसा सब्सटेंस जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका यूज़ करते हैं। क्योंकि हम बहुत सारा चीज़ जो है पैकेट बंद सामान खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं। चिप्स क्या है, तो चिप्स को तो ऑब्वियसली बात है ऑयल के अंदर ही उसको फ्राई किया जाता होगा, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन, जब चिप्स का पैकिंग किया जाता है ना तो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या है, तो ऑक्सीजन के संपर्क को आने नहीं देता है, और ये अपने आप में एक अनरिएक्टिव गैस भी है, ये रिएक्शन भी नहीं करता है हमारे फूड सब्सटेंस के साथ, तो हमारा भोजन बचा हुआ रहता है। या और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, फ्रिज, डीप फ्रीजर के अंदर रख दीजिए, फ्रिज के अंदर रख दीजिए। फ्रिज में क्या होता है कि एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को नहीं होने देता है, साथ साथ ऑक्सीजन जो बाहर से आ रहा है अंदर उसको भी नहीं जाने देता है। तो रेंसिडिटी को हम इस प्रकार से हम बचा सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था इस टॉपिक में। प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर लगा होगा तो इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको भी हम इसी प्रकार से कंसेप्ट चार्ट के माध्यम से तो आपको पढ़ाएंगे ही, और पूरा टॉपिक भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा टॉपिक का लिंक भी है, आप चाहे तो एनसीईआरटी को हमने अच्छे से पढ़ाया है, और एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, उतना ही कर लीजिए, काफ़ी है। भले ही आपको मार्केट में जो अलग अलग किताबें दिख रही है ना उसका आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मार्केट का सारा बुक बन जाएगा, लेकिन अगर एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ा है ना तो छोड़ ही दीजिए, उसका कोई मतलब ही नहीं है। एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक एक रिएक्शंस को देखिए, एक एक जो चीज़ें लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, उसके पीछे क्वेश्चन अराइज कीजिए। सारा रिएक्शंस आपको ध्यान होना चाहिए, कैसे एक्सोथर्मिक है, कौन एंडोथर्मिक है, क्या सारा डिकम्पोजिशन या सारा कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो अच्छे से काम कीजिए, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन बच्चों में कंसेप्ट में बहुत ही ज़्यादा झोल रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता। तो आप इसी चीज़ को रिपीट करके देखिएगा, या कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वहाँ पर, या कोई क्वेश्चन भी आपके पास है तो वो भी आप बताइएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, लेकिन एनसीईआरटी को पहले अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी ही है जो अलग अलग रेफरेंस बुक आपके पास है वो क्या एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किए हुआ है, लेकिन इतना सारा उसके अंदर एग्जाम्पल होता है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े आपको पता नहीं होता है। हम सब जानते हैं ना, ओवरऑल देखे हुए सब, प्रत्येक साल का क्वेश्चन देखते हैं सीबीएसई क्या पूछ रही है नहीं पूछ रही है, तो एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन आता है, और उसमें 100 रिएक्शंस दे दिया जाता है, किस रिएक्शन को ध्यान रखें, किस रिएक्शन को ध्यान में रखें, आप अलबला जाइएगा, ठीक है। तो अल्लर बल्लर उसमें बहुत सारा चीज़ें लिखा रहता है, इस पर ध्यान नहीं देना है। एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी के सारा रिएक्शन अगर अच्छे से आपको पता है तो मोर देन सफिशिएंट है थ्रू आउट द, मतलब भारत का जितना भी एग्जाम होता है सब में, इवन भारत से बाहर भी जो एग्जाम्स वगैरह होता है आपके लेवल का, वो आप उसको कर सकते हैं, बिलीव मानिए, विश्वास मानिए। ऑलराइट, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए।